ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अपना प्रीवियस वीडियो का जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट और यू कैन से दैट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन इनकम टैक्स, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बेसिक टर्म्स कुछ क्लियर करी थी आपको इनकम टैक्स की, वो इस आई बटन पे क्लिक करिए जहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप जाके उन सारे टर्म्स से पहले गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द टैक्स जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स और वो जो टैक्स है कौन पे करता है? पर्सन पे करता है अपनी इनकम के ऊपर। अगर किसी पर्सन की भी जो इनकम है वो आपकी मिनिमम जो लिमिट है हमारी जहाँ पे टैक्स नहीं लगता उसे एक्सीड कर जाती है, देन इन दैट केस ही नीड टू पे द टैक्स, राइट। बट इफ़ आई से पर्सन टैक्स पे करता है तो सिर्फ पर्सन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं? तो जैसे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फर्म, AOP, BOI, a local authority and the company, राइट। तो हम इसमें से ये सारे पॉइंट्स इधर वाले डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 पॉइंट बचे थे बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ इंक्लूड होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की जल्दी से। इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन, मेल, फीमेल और माइनर चाइल्ड, क्लियर। सेकेंड है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम बात करते हैं एक फैमिली बिजनेस की जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उस फैमिली के वो किसी कॉमन एंसेस्टर से डिसेंडेड होते हैं। इनके सारे जो पर्सन होते हैं वो किसी कॉमन पूर्वज के वंशज होते हैं, राइट। फिर है फर्म हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक साथ आए हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके लिए AOP के लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट है आपका BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी क्या है? आपका ग्रुप ऑफ पर्सन है। अब जब ये दोनों सेम, इनमें क्या डिफरेंस है? सी, दिस इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दिस इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स में हम बात करते हैं मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड, यानी कि द पर्सन हु इज नेचुरल। बट अगर हम AOP की बात करें तो AOP में 2 कंपनी भी अपना ग्रुप बना सकती है, 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, 2 फर्म भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इट इज अ ग्रुप ऑफ ओनली इंडिविजुअल, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत जल्दी बताए क्योंकि ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देखनी है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अब ये आपको पता है कि कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब कंपनी बेसिकली है क्या? तो कंपनीज इनकम टैक्स में कंपनीज को नहीं डिफाइन किया गया है, बट आपको कंपनी की डेफिनेशन देनी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी बेसिकली क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, राइट, जिसमें क्या होती है? कॉमन सील होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाते हैं और फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं? अमंग द शेयर होल्डर क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में बेसिकली क्या आता है? आपका जो ग्राम पंचायत होती हैं, आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है, जो नगर निगम्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के अंडर भी है, ठीक है, बट इसमें लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं सारी। क्या क्या बोला मैंने? ग्राम पंचायत, नेक्स्ट बोला मैंने आपके नगर निगम्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट जोन्स। अब कैंटोनमेंट जोन्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर एरिया में कुछ अपने लोकल जैसे कह सकते हैं, जैसे काइंड ऑफ रैन बसेरा आपने देखा होगा एग्जाम्पल। तो रैन बसेरा क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो उन लोगों के लिए लगाया जिनका घर नहीं है। तो वो वहाँ पे क्या है? आपको वहाँ पे रहने का स्पेस मिलता है और वहाँ पे आपको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कैंटोनमेंट जोन। तो लोकल अथॉरिटी में क्या आता है? आपका ग्राम पंचायत, लोकल आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम्स और कैंटोनमेंट जोन्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आते हैं पॉइंट्स पर्सन के अंदर, क्लियर। तो जब भी अगर आपके एग्जाम में पर्सन एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये सारा टॉपिक हमारा कवर, हम पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली बेसिक डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, पर्सन इज द फर्स्ट पॉइंट, ये क्लियर है आपको, ठीक है। सेकेंड हम डिस्कस कर लेते हैं
हु इज असेसी। अब असेसी कौन होता है बेसिकली, ठीक है, ये बहुत आप पूरे टेक्स्ट में ये वर्ड पढ़ोगे, असेसी असेसी असेसी। अब असेसी होता कौन है, तो एज पर सेक्शन 27 बेसिकली असेसी इज अ पर्सन। अब पर्सन के इफ ऐसे पर्सन वर्ड तो आपको पता होना चाहिए पर्सन के अंदर कुछ भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, आपका हिंदू एंड फैमिली भी आ सकता है, एओपी लोकल तो कंपनी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली असेसी कौन होता है, असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर अब उसकी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम एक्सीड हो चुकी है अब लिमिट से, तो उसको अब टैक्स पे करना है, और जब तक वो टैक्स पे नहीं करेगा तब तक वो क्या कहलाएगा, आपका असेसी कहलाएगा। क्लियर, यानी कि असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, जिसके टुवर्ड्स आपकी टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कि जिसको टैक्स पे करना है, जो लीगल लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वो कौन कहलाता है, आपका असेसी कहलाते हैं। तो वन लाइन में आपको डिफाइन सिंपली करना है कि असेसी इज अ पर्सन, और पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ आती है, ही इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेसमेंट। अब असेसी क्लियर है, अब नाउ असेसमेंट, जैसे हम बोलते हैं आपको ये चीज़ असेस करनी है, तो असेसमेंट बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर कि आप किस प्रोसीजर से पर्सन की इनकम पे इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हो, और वो प्रोसीजर आपको किसने प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या और किस एक्ट के अंदर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर, तो बेसिकली सिंपल असेसमेंट मींस इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू आप किसी भी पर्सन की इनकम पे क्या चार्ज करते हो, टैक्स चार्ज करते हो, और ये प्रोसीजर आपका किसने प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज सिंपली अपने माइंड में रखो, इट इज सिंपली अ प्रोसीजर, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 29। अब एक और लिख लेती हूं मैं, प्रीवियस ईयर। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और अगर आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं पता, देन आपका टैक्स आप यानी कि आपने टैक्स कुछ पढ़ा ही नहीं है। दिस इज अ सबसे, दीज टू टर्म्स आर द बेसिक टर्म्स जो हम स्टडी करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों साथ लिख दिए हैं यहाँ पे। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही ईयर हमारे 12 मंथ का पीरियड होता है, यानी कि असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो ऑफ 12 मंथ पीरियड एंड प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो 12 मंथ पीरियड, ठीक है। दोनों ही ईयर आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को एंड हो जाते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर भी आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, आपका एंड हो जाता है। दोनों ही ईयर, दोनों ही 12 मंथ्स पीरियड है। तो जब दोनों ही 12 मंथ्स पीरियड, तो डिफरेंस क्या है, सी असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं ऑन द इनकम विच इज़ अर्नड इन द प्रीवियस ईयर, राइट। असेसमेंट दोबारा से मैं बता देती हूँ, आप क्या करते हो, किसी भी ईयर में आपने इनकम अर्न करी, ठीक है, तो आप जिस ईयर में इनकम अर्न करते हो उस पर टैक्स आप उसी ईयर में पे नहीं करते, उस पे जो टैक्स आप पे करते हो नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर में जिस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे हो ऑन द इनकम जो आपने पहले साल में कमाई है, उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो आप उसको डिफाइन इस तरीके से करोगे, असेसमेंट ईयर इज अ ईयर ऑफ 12 मंथ्स पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। इस ईयर में हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। इस ईयर में हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, किसके ऊपर चार्ज करते हैं, इनकम के ऊपर, और जो इनकम आपने किस ईयर में अर्न करी है, प्रीवियस ईयर में। क्लियर। तो असेसमेंट, और अगर मैं अभी फ़िलहाल की बात करूं, करंटली हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 2024, दैट इज़ योर असेसमेंट ईयर। ये आपका फ़िलहाल आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज़ द असेसमेंट ईयर गोइंग ऑन। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर। क्या होता है, सी
असेसमेंट ईयर क्लियर है, यानी कि 12 महीने का पीरियड होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड हो जाता है। और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं इनकम के ऊपर, जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई होती है, ठीक है, उससे पहले वाले ईयर में कमाई होती है। अब प्रीवियस ईयर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? प्रीवियस ईयर को भी आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज़ ऑल्सो अ ईयर ऑफ 12 मंथ्स पीरियड, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च से एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो असेसमेंट ईयर से प्रीसीडिंग ईयर जो होता है, आपको पता है ना, प्रीसीडिंग ईयर होता है, एक सक्सीडिंग ईयर होता है। प्रीसीडिंग ईयर मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। तो असेसमेंट ईयर से इमीडिएट जो प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है, यानी कि मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इमीडिएट ईयर टू असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर से जो एकदम पहले वाला ईयर होता है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो ईयर हमारा क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर कहलाता है। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूं तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा होगा? देखो, अगर हमने ये बोला है दिस इज द असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023 2024, तो इससे एकदम से जो पहले वाला ईयर होगा, इससे इमीडिएट प्रीवियस, इससे प्रीवियस तो सारे ही हैं, बट इससे जो इमीडिएट प्रीवियस ईयर है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, यही हुआ से ये वो आपका असेसमेंट ईयर, ये वो प्रीवियस है। तो जो इमीडिएट प्रीवियस ईयर हो, इमीडिएट ईयर होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये सारी चीज़ें तो इजी है, ये आप कर लोगे। एसएससी भी क्लियर है, जो पर्सन को टैक्स पे करना है, असेसमेंट मतलब प्रीवियस ईयर, बट ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करती हूँ, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। क्लियर? मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, नोटबुक निकालो, नोट डाउन कर लो की पॉइंट्स, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो 12, असेसमेंट ये मान के चलो, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही आपका 12 महीने का पीरियड होता है। अप्रैल में स्टार्ट होता है, 31 मार्च में एंड हो जाता है। ये भी अप्रैल में स्टार्ट होता है, 31 मार्च में एंड हो जाता है। ठीक है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, ये ध्यान रखना। और किस ईयर पे चार्ज करते हैं? जो इनकम हमने असेसमेंट ईयर से पहले वाले ईयर में कमाई होती है, उस इनकम पे हम टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से एकदम पहले वाला होता है। एकदम पहले का मतलब है इमीडिएट प्रीवियस ईयर जो होता है उसको हम, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्लियर? तो अगर हम करंट की बात करें तो अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें फिलहाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 हमारा क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर चल रहा है। यानी कि जो इनकम आपने इस पीरियड में कमाई होगी उसका टैक्स आप इस पीरियड में जाके क्या करोगे? पे करोगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको मेरा ये जो टॉपिक है, अभी हमने सारी बेसिक टर्म्स कवर नहीं करी, अभी कुछ टर्म्स और बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।